हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सबके सामने एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह कर दें। बड़ी मेहनत से ये चीज़ें लाई जाती हैं खोज के। आपको लगता होगा कि बुक से ले आए हैं, क्या मेहनत है। बुक से लाने के बाद जो उसमें बातें कही जाती वो सोचनी पड़ती, ऐसे नहीं अपने से केवल बुक की ही बात तो बताई नहीं जाती है, जो भी है तो आप उसे थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप अपने अनुसार ही कार्य करेंगे। चलिए तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हर बार हर क्लास में आपका एक बहुत ही ऊर्जावान एक कहते हैं ना कि कोटेशन होता है, उससे शुरू करते हैं ना। तो कहते हैं खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि दूसरों के सामने एहसान के लिए हमें जाना पड़े या दूसरों के एहसान की जरूरत पड़ जाए ना। तो इसमें सिंपल सी लाइन थी कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। ठीक, तो बहुत ही बेहतरीन लाइन है। आप लोग इसे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग अपनी वही ज्योग्राफी क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो आपको सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको शिवालिक हिमालय की तरफ ना। अब शिवालिक हिमालय की बात करेंगे आज हम लोग। तो शिवालिक हिमालय की बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं पहले शिवालिक हिमालय कहाँ से आपका शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक हिमालय की बात करेंगे आज हम लोग। चलिए, अब ऐसे तो जा नहीं रहा है। एक्चुअली शिवालिक हिमालय वाला जो फोटो था वो नीचे हो गया था पीडीएफ बनाते समय, तो वो नीचे कैसे चला गया ये मतलब मैं पता नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अभी सब कुछ करने नहीं आता। चलिए, ये आपका शिवालिक हिमालय ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, आपके शिवालिक हिमालय। उसके ऊपर या उससे पहले का जितना भी पोर्शन था मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आज सुबह आपको, कल सुबह आपको क्लास मिल चुकी होगी, तो वो आप सभी लोग देख चुके होंगे। आपको समझ में भी आया होगा कैसी कैसी चीजें हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय के साथ साथ वैसे तो सब कुछ लिखा है, वाय हिमालय भी इसे कहा जाता है, वाय हिमालय कहा जाता है। तो इसे, ये जो वाय हिमालय है, ये सबसे नवीन, यहाँ पर शायद हो सकता है कहीं लिखा हो नवीन, मैं तो बस आपको मतलब ये केवल, चलिए यहाँ पर नवीन वगैरह नहीं लिखा है तो चलिए हम बताते हैं ना। कहते हैं यह हिमालय की सबसे नवीन रचना, ये जो है हिमालय की सबसे नवीन रचनाओं में से एक है। जो आपके शिवालिक हिमालय, ये सबसे नवीन रचनाओं में से एक है। और जो इसकी औसत ऊंचाई यहाँ देखिए लिखिए। पूरा आपको नहीं पढ़ना है, जितना बताया जाए बस उतना देख लेंगे। इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग, जैसे यहाँ 600 से 1500 मीटर लिखा है, इसे 900 से 1200 मीटर भी आप कर सकते हैं, 900 से 1600 मीटर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक यही है, 600 से 1500 मीटर ठीक है के बीच है। इसके शिवालिक हिमालय के जो लघु हिमालय, शिवालिक को लघु हिमालय और शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, इसमें वो दून नहीं दिया गया, इसमें देखिए कोटली दून दिया गया जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पाटली दून दिया गया जो आपके उत्तराखंड में पड़ता है ना, लेकिन आपका देहरादून भी आता है। और पूरब में इसे द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार, अलीमपुर द्वार, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में इसे कहा जाता है। तो इतनी बात याद रखेंगे। चलिए और कुछ बता देते हैं हम कि जो आपका शिवालिक हिमालय है, इसे कहते हैं यह हिमालय की सबसे नवीन रचनाओं में से एक है। औसत ऊंचाई इसकी 600 से 1500 मीटर के बीच में है। लघु हिमालय और वाय हिमालय के बीच तमाम घाटियां हैं। लघु हिमालय और वाय हिमालय, इसी वाय हिमालय के बीच तमाम घाटियां हैं। जैसे इन घाटियों को पूरब में द्वार कहा जाता है, पश्चिम में दून कहा जाता है। ठीक है ना, तो पश्चिम में द्वार और दून, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। ठीक है, चलिए ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। अभी इनको मैप के माध्यम से भी हम बताएंगे। तो ट्रांस हिमालय की जो बात होती है, तो ट्रांस हिमालय जान लें आप। ट्रांस हिमालय किसे कहेंगे हम लोग ना। तो जैसे यहाँ देखिए ट्रांस हिमालय की परिभाषा क्या दी गई है, उस परिभाषा पर आप जा सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी परिभाषा बताती हूँ। ठीक है, जो मैंने खुद अपनी परिभाषा बनाई है ट्रांस हिमालय के लिए, वो आप देखेंगे। ठीक है ना, चलिए एक सेकंड समय दें। चलिए, आपको सही से दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आपको सही से ट्रांस हिमालय वगैरह दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ट्रांस हिमालय जो हिमालय के उत्तर में है, देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। जो काराकोरम की श्रेणी है, मैंने कल बताया था आप सभी कुछ लोगों को कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, इन 3 श्रेणियों को तो आपको याद ही करना है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ठीक है, इतना कभी कभी पूछ लेता है कि काराकोरम आपके किस हिमालय के अंतर्गत आएगा, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रश्न में बताती जाऊंगी कैसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, काराकोरम श्रेणी जो है भारत और चीन की सीमा पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है।
इतना नहीं याद करना, ये सिंधु और यारकंद एक चीन की नदी है कि मध्य जल विभाजक का भी कार्य करती है आपकी। अब इसको अभी मैप के माध्यम से दिखाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये आपकी यारकंद नदी है, कौन सी नदी है, ये आपकी यारकंद नदी है, और ये आपकी सिंधु नदी है। कहाँ चली गई, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से सिंधु नदी जाती है, तो ये क्या करती है, और ये जो आपकी यारकंद नदी ये यहाँ है, तो इनमें क्या आता है, जल विभाजक का भी कार्य करती है, ठीक है ना, जल विभाजक का कार्य करती हैं। एकदम शानदार तरीके से समझे आप लोग। काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम जो आपकी श्रेणी उसके दक्षिण में सिंधु नदी है, और सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है, सिंधु नदी है काराकोरम में, और काराकोरम के ही दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में। अब काराकोरम आपका कहाँ पर होगा, ये पहले जानेंगे। काराकोरम आपका कहाँ पर है, देखिए काराकोरम आपका कहाँ पर है, ये है काराकोरम ना, ये आपका क्या है काराकोरम। और सिंधु नदी कहाँ है, उसके दक्षिण में, ये दक्षिण भाग है ना, तो ये दक्षिण भाग में क्या है, सिंधु नदी है। क्या होगा आपका, एक मिनट और पेन दूसरा लेते हैं कोई जो आपको दिख सके। ये सिंधु नदी अब दिखेगा, ठीक है। सिंधु नदी किधर है, काराकोरम के दक्षिण की तरफ है, और यहीं पर इनकी सहायक नदियां भी होंगी भाई, जहां सिंधु नदी होगी उसी के आसपास सहायक नदियां भी होंगी, ठीक है। तो इधर है, बात को बस मैप के थ्रू बस समझना है, प्रश्न एग्जामिनर यहीं से पकड़ लेता है कि जो सिंधु नदी है वो क्या काराकोरम के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है या पश्चिम में है। तो अब आपके सामने अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि काराकोरम जो है उसके दक्षिण में सिंधु नदी और उसकी सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे आप लोग, नदियां बहती हैं, ठीक है। तथा उसके उत्तर में यारकंद, मैंने बता दिया चीन की नदी है। यारकंद नदी तारिम नदी के उद्गम सरिता है, इसको बिल्कुल ना याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी अवस्थित है। अब काराकोरम के दक्षिण में ही है, देखिए क्या कह रहा है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। बिल्कुल मैप के थ्रू ही चलें तो बहुत ही अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, तो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कह रहा काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, कहाँ पर ये, और ये आपकी काराकोरम श्रेणी है, तो क्या हुआ दक्षिण में है, तो सब कुछ क्या है, काराकोरम के सब कुछ दक्षिण में लगभग है। देखो सिंधु भी दक्षिण में, उसकी सहायक नदियां भी दक्षिण में, लद्दाख भी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में ही है, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। जो आपकी सिंधु नदी है, देखिए सिंधु नदी ये जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। और देखते हैं भाई सिंधु नदी कहाँ पर है और जास्कर और लद्दाख कहाँ पर है। चलिए तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जब इसको थोड़ा सा पतला करेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। जो सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है। जल विभाजक कहाँ से होता है, बीच से। देखिए सिंधु नदी ये जा रही है आपकी, हम जो बना रहे हैं ये जा रही है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, कलर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और आपकी ये क्या है, लद्दाख श्रेणी, और ये क्या है आपकी जास्कर श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर उसके बाद महान हिमालय के बाद लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, सब कुछ क्रम से बताया जाएगा। बिल्कुल दिमाग में ये चीजें बैठा के रखें कि आपको कुछ बताए, सब कुछ बताया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। बस मेरे पास अभी एक ही कमी है कि बस मेरे पास वो टाइपर नहीं है ना, अगर टाइप करने वाला होता तो यही मैटर आपके लिए 100% क्लियर था, और यही मैटर आपके कहाँ एग्जाम में आएगा, लेकिन आप लोग उस बात को अभी नहीं समझेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी सिंधु नदी वो जास्कर और लद्दाख के क्या है, बीच में है, मैंने दिखा दिया मैप के थ्रू, ठीक है, बीच में बहती है। तथा लद्दाख श्रेणी को बुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लद्दाख जो श्रेणी है आपकी, जो लद्दाख श्रेणी कही गई उसको क्या कहा जाता है, बुंजी कहा जाता है। बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत का सबसे गहरी गार्ज बनाई गई है। क्या बनाई गई, सबसे गहरी गार्ज बनाई गई आपकी। चलिए देखते हैं कौन सी गार्ज है। सबसे गहरी गार्ज बनाई गई कहां पर, देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे गहरी गार्ज बनाई गई है आपकी। ध्यान से देखेंगे भारत का सबसे गहरा गार्ज कहां पर है आपका, तो यही बुंजी नामक स्थान पर, लद्दाख श्रेणी के बुंजी नामक स्थान पर एक गार्ज बनाया गया, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर क्या गार्ज दर्शाया गया है क्या, ऐसा तो यहाँ पर कोई गार्ज दर्शाया नहीं गया आपका, देखिए कहीं कोई गार्ज नहीं दर्शाया गया है। चलिए यहाँ पर कोई गार्ज नहीं दर्शाया गया, चलिए देखते हैं अगर कोई गार्ज होगा तो हम बात करते हैं उसकी। चलिए आते हैं हम लोग ऊपर, हाँ ऊपर आएंगे समय वेस्ट ना करते हुए। चलिए ये क्या है आपका,
गाढ़ दर्शाया गया है, ये तो उसके बाद का है। रुकिए रुकिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही है। गार्ड दर्शाया गया है, तो गार्ड कहाँ पर होंगे, पहले आप मैप के थ्रू कुछ चीजें जान लें। तो ये आपका वही वाला मैप था जो पहले वाला था, जो अभी तक हम दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर कश्मीर की घाटी दी गई है, ये क्या है, कश्मीर की घाटी है, और यहीं पर क्या होंगे, आपके गार्ड होंगे ना। तो आप थोड़ा सा आप ट्रांस हिमालय के बारे में जान लें हमसे, हमारी बात। चलिए, तो हम आपको एकदम सरल भाषा में, अपनी भाषा में बता रहे हैं। बाकी मैटर यही है, ये बेस्ट मैटर है, लेकिन अपनी भाषा में। हिमालय के उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां फैली हैं, उन्हीं को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय के उत्तर श्रेणी में, दक्षिण की बात नहीं कर रहा, उत्तर श्रेणी में जो है उन्हीं को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के उत्तर में, देखिए ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या होगा, ये ट्रांस हिमालय आपका है, और ट्रांस हिमालय के उत्तर में क्या है, पामीर की पठार है। पामीर की पठार आप भूलेंगे नहीं, उत्तर में है, ट्रांस हिमालय के उत्तर में। हिमालय के उत्तर में क्या है आपका, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के उत्तर में पामीर की पठार है। ठीक है, पामीर की पठार है, इसे विश्व की छत कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है। आप लिख लेंगे इसे कि इसे विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पामीर की छत ऐसे ही इसको बोला जाता है, या पामीर की गांठ कहा जाता है, पामीर की छत या पठार कहा जाता है। ठीक है, छत कहा जाता है। यह प्यासी भूमि है, यहाँ पर क्या है, इसे प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, प्यासी भूमि के नाम से। अब ये कुछ मैटर आपको अलग से मिलेंगे जो बुक में नहीं दिए हैं। प्यासी भूमि के नाम से इसे जाना जाता है, इस पामीर के पठार को, या पामीर के गांठ को, या पामीर की छत को। ठीक है, प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, या कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, जैसे मैंने बता दिया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत जैसी श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की रचनाएं और भी कई हैं। चलिए बात जानते हैं। काराकोरम की एशिया की, मैंने बता दिया था, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम जो श्रेणी है उसे क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये जो आपकी काराकोरम की श्रेणी है, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये जान के रखेंगे आप लोग, रीढ़ कहा जाता है। यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए कौन सी चोटी होगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी भारत की, क्या कोई बता सकता है क्या सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी भारत की? व्हाइट लेते हैं। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी होगी, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी होगी, भारत की है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर K2 गार्डविन होगी। क्या होगी आपकी, K2 गार्डविन होगी। ठीक है, K2 गार्डविन। ठीक है, जो K2 गार्डविन है वो कहाँ पर है, आपके काराकोरम लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ पर है, POK में है। मैंने कल आपको एक एक डिटेल बता दी थी। POK किसको कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर को कहते हैं। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर को कहते हैं। चलिए, तो ये बात हुई आपकी। चलिए अगला देखते हैं, अगली बात क्या कही जा रही है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में आपके क्या है, K2 है। जो K2 है आपकी, वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, चलिए अगला बात क्या कहना है। इसी क्षेत्र में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, यहीं पर बहुत बड़े बड़े आपको ग्लेशियर मिलेंगे देखने को। उसका शायद यहाँ पर चित्र या मानचित्र नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, फिर वही यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से मैपिंग के थ्रू मैं ग्लेशियर की भी बात करूंगी। आप ये नहीं सोचना कि आप ग्लेशियर की बात नहीं की, बिल्कुल करेंगे। बस आप मैप देख लें। देखिए ये पामीर की गांठ है, क्या है ये, पामीर की गांठ है, जिसे प्यासी भूमि या पामीर की छत या विश्व की छत कहा जाता है। ये यारकंद नदी जा रही है, जो तारिम नदी से बाद में मिल जाती है। और यहीं पर अक्साई चीन है, इधर ही पड़ेगा आपका। और ये आपका हिंदू कुश है, इसे तेन शान पर्वत के नाम से जाना जाता है, बड़ा सा पर्वत है। और इधर हिंदू कुश है, इसीलिए इसे छत कहा जाता है। किस लिए, क्योंकि इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ निकला है। और छत कैसी होती है, जब उसके 4 खंभे होते हैं ना, तभी उसको छत माना जाता है ना। देखिए यहाँ पर काराकोरम आपकी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, हिमालय जो आपका महान हिमालय है वो भी यहीं पर है ना। ये देखिए आपकी जो सिंधु नदी है वो यहाँ पर से गुजर रही है। ठीक है, और सिंधु नदी क्या है, जो आपका लद्दाख और जास्कर है उसके बीच से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर कुनलुन की श्रेणी है, क्या है, कुनलुन की श्रेणी। देखिए ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, ये सब पामीर की गांठ से ही हैं, इधर उधर नहीं है, सब पामीर की गांठ के पास है। ठीक है, तो इसको आप जानेंगे। चलिए अगला मैप देखते हैं। ये कुछ चीजें हैं, इनको जानना बेहद जरूरी आपके लिए भी। ठीक है, ये जान लीजिएगा, आप इन्हें पता होना चाहिए। मुख्य केंद्रीय क्षेप किसे कहेंगे, अक्सर ये टर्म पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे जानेंगे, बड़ा करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए, तो कह रहे हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे कह रहे हैं, जिसे शॉर्टकट में MCT भी कह देते हैं। ठीक है ना, मुख्य केंद्रीय क्षेप लघु हिमालय महान हिमालय के बीच एक विभाजक रेखा के रूप में चिन्हित किया गया है। आपको ये बातें मोटी मोटी पता होनी चाहिए। ये वस्तुतः 2200 किलोमीटर लंबा एक बृहद
भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश है जो महान हिमालय एवं लघु हिमालय की भूगर्भिक संरचना को एक दूसरे से अलग करता है। ये यूपीएससी में ये टर्म खूब पूछे जाते हैं। एमसीटी किसे कहते हैं? एमसीटी आप कैसे बताएंगे जब पढ़े ही नहीं होंगे, तो आप इसे मोटा मोटा जान लिए होंगे, ठीक है ना। जहाँ भ्रंश रेखा के सहारे उत्तर ऊपर नीचे खिसकता भूखंड एक दूसरे की ओर भी सरकता है, ठीक है, ये बात आप जान लेंगे। बेहद जरूरी बात, केवल ये दो हैं, वो भी है लेकिन ये दो कुछ ज्यादा ही हैं। बृहद सीमांत भ्रंश किसे कहते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किसे कहेंगे? जिसे जीबीएफ कहा जाता है, शॉर्टकट में इसे क्या कहा जाता है? जीबीएफ कहा जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वत की बात आ गई। अरावली पर्वत जहाँ अपने पूर्वी सीमांत प्रदेश में विंध्यान पर्वत से मिलता है, वहां दोनों पर्वतों के मध्य एक भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। ये भ्रंश आपका जीबीएफ कहलाता है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अरावली पर्वत आपके यहीं पर है, विंध्यान श्रेणी भी आपकी यहीं पर है। जब ये दोनों पर्वतों के मध्य भूगर्भिक उत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है तो ही उसे क्या कहा जाता है? जीबीएफ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। केवल मुख्य सीमांत क्षेत्र, मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसे कहेंगे? जिसे एमबीटी कहा जाता है। मोहम्मद, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है एमबीटी का मतलब, ठीक है ना। लघु हिमालय श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। अब लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी किसे कहेंगे? देखिए ये क्या हो गई आपकी, ये हिमालय हो गई। 3 श्रेणियां जाती है ना आपकी, देखिए, तो सबसे नीचे कौन सी रहेगी आपकी? शिवालिक, उसके ऊपर लघु, उसके ऊपर बृहद, ठीक, ये श्रेणी है। तो इसमें क्या कहा जाए? लघु श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, इसके मध्य, चलिए दूसरे पेन से आपको बता देते हैं। मान लीजिए इसके मध्य ये वाला भाग जो होगा बताया जा रहा है, इसके मध्य एक बृहद भूगर्भिक भ्रंश का निर्माण होता है। ये मुख्य सीमांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बस उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और किसके? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य से। इतनी बातें आपको मोटी मोटी जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मतलब पॉइंट है। अक्सर ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए देखिए, इसको मैप के माध्यम से भी बताया गया है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आप थोड़ी थोड़ी बात जानेंगे, लेकिन जरूरी बातें हम बिल्कुल आपको एक एक बात बताते हुए चलेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो पाए, आपको ऐसा महसूस ही ना हो कि नहीं आप ऐसी कोई बात छोड़ दिए। कोई भी बात यहाँ पर छोड़ी नहीं जाएगी। पूर्वांचल की कुछ पहाड़ियां हैं, क्या है? ये कुछ पहाड़ियां हैं, इन्हें आप जानेंगे और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। ये पूर्वांचल की हिमालय पहाड़ियां हैं, ये खूब पूछी जाती हैं प्रश्न में। क्यों? क्योंकि जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो 7 राज्यों वाला, जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर हैं, वो पार्ट मैं आपको इसके बाद दूंगी, इसलिए मैंने नहीं दिया था अभी। ये इसके बाद वो पार्ट आपको मिल जाएगा 7 सिस्टर वाला। तो 7 सिस्टर कैसे कैसे बने उसकी बात बताएंगे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से स्थित पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। उत्तर पूर्वी, ठीक है, जैसे मैंने बता रही हूँ 7 जो आपकी 7 बहनें, इन पहाड़ियों को राज्यवार निम्न रूप से देखा जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश खूब पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश से, और इसको क्या क्या कहा जाता है बताएंगे आप लोग। डफला पहाड़ियां हैं, मिसमी पहाड़ियां हैं, ठीक है, और यहीं पर मीरी पहाड़ियां हैं, पटकई बुम पहाड़ियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खूब पूछा जाता है आपका, ठीक है, और आबोर पहाड़ियां हैं, सब पूछी जाती हैं। कभी पटकई बुम पहाड़ियां पूछ ली जाती, कभी आबोर पहाड़ियां पूछी जाती, कहीं डफला पहाड़ियां, कहीं मिसमी पहाड़ियां, कहीं मिरी पहाड़ियां, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश की हैं, याद रखेंगे। नागालैंड की तो नागा पहाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर की मणिपुर पहाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। मिजोरम की मिजो पहाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिपुरा की त्रिपुरा पहाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जिसके नाम से जो है उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब दिख रहा है, ठीक है, तो उसको याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मेघालय, अब मेघालय में क्या क्या है ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नाम से नहीं है। देखिए गारो है, फिर आपकी खासी पहाड़ी है, फिर आपकी जयंतिया पहाड़ी है, और यही क्रम है सेम टू सेम। गारो है, खासी है, फिर जयंतिया है। पश्चिम से पूरब की ओर लगाएं तो आप यही लगाएंगे, गारो है, खासी है, जयंतिया है। पूरब से पश्चिम की ओर लगाएं तो जयंतिया है, खासी है, गारो है, तुरंत उलट देंगे। और ये पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया, ये मत सोचना कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है। असम की, देखिए असम की कौन सी पहाड़ी है आपकी? असम की मिकिर पहाड़ी है, और मिकिर पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अक्सर मिकिर पहाड़ी को लोग सोचते हैं नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश की, इसलिए मिकिर पहाड़ी आपकी असम की है, और खूब पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, मिकिर पहाड़ी वाला। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर,
बरेल पहाड़ी, आपकी बरेल पहाड़ी जो है वो असम, नागालैंड एवं मणिपुर राज्यों में फैला है। ठीक है, इसकी उत्तरी ढाल से गिरने वाला जल जो है ब्रह्मपुत्र नदी में गिरता है। अब चलिए इसको छोटा करते तो आप समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप समझ के पढ़ेंगे तब आपको फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपको दिख गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। कहें जो आपकी बरेल पहाड़ी है, बरेल, ये बरेल पहाड़ी है आपकी, ये असम की, नागालैंड की, मणिपुर राज्यों में फैली है। इसकी जो उत्तरी, असम की हो गई, असम आपकी अम्मा है, अम्मा, असम आपकी अम्मा नहीं, मतलब असम 6 बेटियों की अम्मा है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसकी उत्तरी ढाल से गिरने वाला जल ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। दक्षिणी ढलान से गिरने वाला जल बराक नदी, अब ये याद रखें, मिल जाता है। मानचित्र के माध्यम से बताया गया है। पटकाई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ियां भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। चलिए आइए देखते हैं, हर एक बात देखें। देखिए, नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी पर पूछा जाए, नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप होगा आपका? मांजुली द्वीप होगा। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर? असम में। कहां पर? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए यहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति भी आपको दर्शाई गई है। कहां पर स्थित है? यहाँ पर। ये मांजुली द्वीप नदी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, नदी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये एक बराक नदी गुजरती है यहाँ से। कौन सी? बराक नदी। और बराक नदी की बात अभी अभी ऊपर की गई है। ठीक है, तो क्या कहा गया बराक नदी में? जान लीजिए, बराक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। तो कह रहे हैं मिल जाती, दक्षिणी ढाल से गिरने वाला बराक नदी में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी में जो जल आता है वो दक्षिणी ढलान में जाता है और बराक नदी में मिल जाता है आपके। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो देखिए जल जाएगा, कहाँ जा रहा है? देखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी का जल देखिए ये आ रहा है, दक्षिणी ढलान में गया और दक्षिणी ढलान से क्या हुआ? बराक नदी में मिल जाता है। ठीक है, इतना आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हैं आपकी पहाड़ियों की जिनकी हम बात कर रहे थे, वो पहाड़ियां कुछ इस तरह से हैं। एक एक पहाड़ी देखेंगे। देखिए मिरी पहाड़ी कहाँ पर मैंने बताई आपको? मिरी पहाड़ी कहाँ पर मैंने बताई? क्या कोई बता सकता है क्या कि मिरी पहाड़ी कहाँ पर बताई गई? मिरी पहाड़ी आपकी कहाँ पर बताई गई? मिरी पहाड़ी जल्दी से बताएंगे आप, मिरी पहाड़ी आपकी कहाँ पर बताई गई? चलिए ये मिरी पहाड़ी कहाँ पर होगी? मिरी पहाड़ी देखिए, आबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, डफला पहाड़ी, पटकई बुम पहाड़ी। कितनी हो गई? 5 हो गई ना। ये सब कहाँ है आपके? देखिए अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे है ना आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सब वहीं की हैं। ठीक है, मिकिर पहाड़ी ये आपकी असम की है। कहाँ की? असम की। मिकिर पहाड़ी आपकी असम की है। गारो खासी जयंतिया, देखिए मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, गारो, यही क्रम है, गारो खासी जयंतिया, यह जयंतिया यहाँ पर। तो ये क्या है आपके? मेघालय की पहाड़ियां। इनको जैसे ऐसे की ऐसे याद रखेंगे, यही क्रम ही है इनका। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर ही है। नागा की पहाड़ी नागा पहाड़ी ही है। मांजुली द्वीप आपका कहाँ पर? असम में पड़ता है, जो नदी पर बना सबसे बड़ा द्वीप है। और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, और पटकोई मैंने बता, ये देखो लोहित नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दिबांग नदी जो है आपकी, दिबांग और दिहांग, तो दिबांग नदी दिबांग नदी आपको ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। दिहांग इसकी सहायक नदी है। देखिए 2 ही है, दिहांग दिबांग, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करने का। ठीक है, देखिए इसकी सहायक नदी है। देखिए इसकी क्या हो जाएगी? ये एक सहायक नदी है और एक इसकी क्या है? उसी का नाम है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी आती है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी उसी को दिबांग कहते हैं, और दिहांग नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश के। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और इसको संस्कृत में शायद देवगिरी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये एक संकोप नदी है और एक तिस्ता नदी है, और इधर आपकी जमुना नदी है। ठीक है, ये जब नदियां पढ़ाएंगे, ये पद्मा आती है आपकी, ये त्रिपुरा पहाड़ी है, और ये आपकी मिजो पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? मिजोरम की मिजो पहाड़ी है। सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पर आपको एक एक क्लियर करके नदी तंत्र बताया गया है। जो आपका नदी तंत्र है वो भी यहाँ पर है। देखिए सांगपो नदी को कैसे दर्शाया गया है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और ये दिहांग नदी
और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आबोर मिसमी की पहाड़ियां हैं, डफला मिरी की पहाड़ियां हैं, इधर पटकई बुम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए मैप के माध्यम से सब कुछ समझा दिया जा रहा है। अब आप ये ना कहें कि अब समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर इस तरह समझ में नहीं आएगा तो फिर किसी तरह समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए, गारो खासी जयंतियां, देखिए गारो खासी जयंतियां यहीं पर सबसे ज्यादा क्या, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यही गारो खासी जयंतियां ही खूब मटकियों में जल भर कर रखती हैं और जब दोनों तरफ से जल आता है तो उसको छलका देती हैं और सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है आपकी। ठीक है, मेघालय में। चलिए, अभी नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाएंगे जब, तो आपको एक एक क्लियर करके बताएंगे कैसे कैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आई और कहाँ से चली गई, तिस्ता नदी और ये सब पद्मावती कैसे मिली। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने के लिए हम हैं। ठीक, बिल्कुल टेंशन ना लेने का। और मैं सोच रही हूँ ये जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये 4-5 हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इनको कल बताएं, इतना ही है अगर आप सभी लोग कहें, क्योंकि इसके लिए ना फिर थोड़ा सा ट्रिक भी है मेरे पास। ट्रिक के माध्यम से आप सभी को ये चीज़ें बताई जाएंगी तो हमको लग रहा है ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहीं से कल शुरू करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी और क्लासें मतलब आप लोग शेयर भी करते रहिए। यही कल हम शुरू करेंगे और सिर्फ यही एक टॉपिक पढ़ाएंगे। बहुत ही यहाँ से अक्सर प्रश्न पीसीएस में तो 100% एक प्रश्न आना तय रहता है। आरओ के लिए भी एक प्रश्न ये यहाँ से आने के लिए एकदम उतावला रहता है कि हमको कब पूछ ले एग्जामिनर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए 100% एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप लोग इन सब का ध्यान रखेंगे। इसकी क्लास सिर्फ कल छोटी सी बनाएंगे और उसी में आप सबको ये सब मिलेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल मतलब अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू, और अपना थैंक यू जरूर लेकर जाया करें लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक जब क्लास देखेंगे तभी आपको ये थैंक यू मिलेगा। और थैंक यू लेने तक लास्ट तक जरूर रुका करें, रुकेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेहनत अपने दम पर करनी चाहिए, किसी के दम पर नहीं जानी चाहिए। मतलब किसी और के, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको शिक्षित करती है। आप कितने शिक्षित है ये आपकी पढ़ाई तय करेगी। दूसरा क्या करता है इसमें कोई मायने नहीं रखता है। आप सोच रहे हैं सामने वाला पढ़ रहा है तो हमें आ जाएगा, कतई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जीवन भर नहीं आएगा। आप उसको टकटकी लगा के देखते रहिए तब भी नहीं आएगा। ठीक है ना, लेकिन आप पढ़ेंगे, अगर आप दिन में, हम कह रहे हैं ज्यादा नहीं तो 1-2 जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए 1 से 2 घंटे भी पढ़ लेंगे तो शायद ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा कि आपकी एज ओवर होने से पहले आप पेपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ आप 1 से 2 घंटे देकर समय में पढ़ लें, समय देकर 2 घंटे अगर पर डे आप पढ़ लिए और ऐसे आप कुछ नहीं पढ़ रहे तब भी आपका कुछ ना कुछ कल्याण 100% हो जाएगा, श्योर है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखेंगे और आप सेशन को शेयर जरूर करते रहें। शेयर नहीं करते तो कभी कभी मन करता है कि अरे छोड़ो रहने दो, कल क्लास दे देंगे, फिर लगता है नहीं हमने शुरू किया तो हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।